सुंदर होकर भी मेरे पति को मेरे साथ शर्म क्यों आती थी। धीरज ने दरवाजे की बेल बजाई। दरवाज़ा खुला, सामने अनुराधा खड़ी थी। धीरज चुपचाप अंदर आया और अपने कमरे में चला गया। तब तक अनुराधा ने चाय बनाकर बाहर हॉल में रख दी थी। उतने में बच्चे भी आ गए। अनुराधा ने बच्चों के लिए भी चाय नाश्ता लाकर रख दिया। अनुराधा को देखकर वो थोड़ा सा चिढ़ सा गया, फिर भी उसे अनदेखा कर बच्चों के साथ बातों में रम गया और अनुराधा किचन में बर्तन साफ करने लगी। उसने धीरे से अनुराधा की तरफ देखा। बढ़ा हुआ पेट, बालों का जूड़ा सा बंधा हुआ, साड़ी कमर पर खुसी हुई, चेहरे पर कोई भाव नहीं। थोड़ी देर बाद बच्चे ट्यूशन चले गए। धीरज जाकर गैलरी में बैठ गया। अंधेरा हो गया था, पर पता नहीं धीरज क्या सोचे जा रहा कि उसे वहाँ की लाइट लगाने भी याद नहीं रही थी। आंखें बंद करके न जाने क्या सोचे जा रहा था। बात कुछ साल पहले की है। धीरज अपने चचेरे भाई की शादी में गया था। पेशे से वकील, स्वभाव ऐसा कि किसी का मन मोह ले। वहीं उसे अनुराधा मिली थी, चचेरे भाई की बीवी की वो सहेली थी। दिखने में अनुराधा सुंदर थी, रंग गेहुआ पर नैन नक्श बहुत ही सुंदर, रहन सहन एकदम सीधा साधा। अनुराधा एक सामान्य परिवार की सामान्य सी लड़की, जो घर की और बाहर की दोनों ही जिम्मेदारी बड़ी खूबी से निभाती है। धीरज के ग्रुप में एक लड़की थी आसना, जो धीरज को बहुत पसंद करती थी। उसने कई बार धीरज से अपने दिल की बात बताई भी, पर धीरज ने कभी भी उसे उस नज़र से देखा ही नहीं। धीरज ने अपने मन की सारी बातें आकर अपनी माँ से बताई। धीरज एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखता था। धीरज की माँ ने उसके चचेरे भाई से अनुराधा के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कहा। बाद में पता चला कि अनुराधा सिर्फ 12वीं पास है और एक सामान्य परिवार से आती है, तो माँ ने धीरज से मना कर दिया। कहा कि ना तो वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ना हमारे जैसे परिवार से आती है, कोई मेल ही नहीं है उसका और हमारा। और 12वीं तक पढ़ाई भी कोई पढ़ाई है? तुम्हारी और उसकी तुलना हो ही नहीं सकती। उसका रहन सहन, उन लोगों के विचार, उन लोगों का व्यवहार, सब कुछ बहुत अलग है बेटा। सिर्फ प्यार के बलबूते पर जीवन नहीं काटा जाता, और ये सब तुम्हें एक दिन ज़रूर पता चलेगा। इस पर धीरज बहुत चिढ़ गया। बहुत बहसबाजी भी हुई और धीरज ने घर वालों से साफ कह दिया कि वो शादी करेगा तो सिर्फ अनुराधा से, नहीं तो किसी से भी नहीं करेगा। और कहते हैं ना कि बच्चों की जिद के आगे माँ बाप झुक ही जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही हुआ। धीरज अनुराधा की सुंदरता का कायल हो गया। वो दीवानों की तरह से उससे प्यार करने लगा था और आखिर में उसके माँ बाप राजी हो गए शादी के लिए। शादी होकर अनुराधा घर आती है। जितनी सुंदर अनुराधा दिखने में थी, उससे भी ज़्यादा अच्छा उसका स्वभाव था। धीरज उसकी सुंदरता में, उसकी मासूमियत में, उसके प्यार में खो सा गया था। ससुर ने भी उसे अपनी बेटी जैसा मानकर खुले दिल से उसका स्वागत किया। अनुराधा भी धीरज से बहुत प्यार करती थी, पर सिर्फ प्यार के बल पर तो संसार नहीं चलता ना। धीरज ऑफिस से सीधा घर की ओर आता और आकर देखता तो अनुराधा किसी न किसी काम में लगी रहती। कभी ससुर को चाय बनाकर देनी, तो कभी सास के पैर दबाना, कभी सब्जी काटती मिलती, तो कभी घर की साफ सफाई। ये सब देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता। उसका मानना था कि जब वो ऑफिस से आए तो अनुराधा उसके पास आकर बैठे, गप्पे मारे, साथ में घूमने जाए, पिक्चर देखने चले इत्यादि। पर शायद अनुराधा का मानना था कि घर के काम ठीक ढंग से करने घर में सुख शांति बनी रहती है। देखा जाए तो वो एक सामान्य परिवार से आती थी और उसने उसके घर में उसकी चाची, उसकी भाभी, उसकी माँ को ऐसे ही काम करते देखा है। अनुराधा को टीवी देखना, फ़ोन में घंटों लगे रहना, ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। धीरज को कभी कभी लगता कि हम दोनों में भी लड़ाई हो और वो मुझसे नाराज़ हो, मैं उसे मनाऊं, कभी उसे चिढ़ाऊं, पर ये सारी चीज़ें करना बेकार होगा। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा। ऐसी ही दोनों की ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। दोनों की 2 प्यारी बेटियां हुईं।
अब तो अनुराधा और भी व्यस्त हो गई। उसके पास धीरज के लिए समय ही नहीं रहता था। कई बार उसने अनुराधा को काम वाली लगाने के लिए कहा, पर अनुराधा ये कहकर मना कर देती कि क्या ज़रूरत है पैसे खर्च करने की। अनु, अब तो तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। 2 मिनट फुर्सत से भी तुम मेरे पास बैठ नहीं पाती। तुम्हारे लिए समय नहीं मतलब ऐसा कौन सा काम है तुम्हारा जो मैं नहीं करती? बताना ज़रा। काम ही सब कुछ नहीं होता अनु। ये उम्र अपनी वापस नहीं आने वाली। गया हुआ समय लौट के नहीं आता। शरीर की भी कुछ ज़रूरतें होती हैं, सिर्फ घर, काम और जिम्मेदारी। इससे आगे भी एक दुनिया है। अनुराधा एक अच्छी बहू थी, एक अच्छी माँ थी, एक अच्छी पत्नी थी, पर एक अच्छी साथीदार न बन सकी। एक दिन धीरज उसके लिए एक डिजाइनर ड्रेस लेकर आया। उसने कहा, अनु ये पहनकर दिखाना ज़रा। ऐसी ड्रेस नहीं, मैं नहीं पहन सकती ऐसी ड्रेस। मम्मी पापा क्या सोचेंगे? कोई कुछ नहीं सोचेगा, तुम पहनो तो सही। मेरे दोस्तों की बीवियां देखो कैसी रहती हैं और तुम। हाँ तो क्या हुआ, वो अपने सास ससुर के साथ नहीं रहती होंगी, तभी ऐसे कपड़े पहनती होंगी। तुम क्यों इतना सोच रही हो? मम्मी कुछ नहीं कहेंगी। वो एक रिटायर्ड ऑफिसर की पत्नी हैं। उनके विचार इतने शरीर नहीं हैं, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। जब वो सलवार सूट पहनने को तैयार नहीं तो बाकी के ड्रेस कब पहनेगी? माँ ने सही कहा था कि पढ़ाई का असर इंसान के रहन सहन, उसके व्यक्तित्व पर होता ही है। अनुराधा से ऐसी उम्मीद रखना ये भी धीरज ने धीरे धीरे बंद कर दिया। अब बच्चे बड़े हो गए, सास ससुर का स्वर्गवास हो गया था। अब तो अनु के पास धीरज के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। धीरज के ऊपर भी घर की सारी जिम्मेदारी थी, पर वो अपना खुद का भी ख्याल रखता था। अब वो एक बहुत बड़ा नामी वकील बन गया था। उम्र 45, पर धीरज ने खुद को इतना फिट रखा था कि वो 40 के ऊपर भी नहीं दिखाई पड़ता था। कोई भी महिला उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, ऐसा उसका व्यक्तित्व था। वो अभी भी अनुराधा से कहता कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने आप को एकदम बदल दो, पर थोड़ा तो रहन सहन में फ़र्क लाओ। अनुराधा का शरीर अब बढ़ने लगा था। लंबे बाल अब पतले हो गए थे और हम सब जूड़ा ही बांध कर रखती थी। चेहरा निर्जीव दिखाई देने लगा था। धीरज कहता, अनु मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम 20-22 साल की लड़की जैसी रहो, पर 40 उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं है। तुम्हें अपनी उम्र के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। उसने कब इन बातों में धीरज की सुनी। धीरे धीरे धीरज ने बोलना बंद कर दिया। जीवन शैली, पहनावे के कारण अत्यधिक मोटापा, उसके कारण वो अब धीरज से उम्र में ज़्यादा दिखाई देने लगी और धीरज को उसे कहीं ले जाने में शर्म आने लगी। ऐसा नहीं था कि वो दूसरी औरतों की तरफ आकर्षित होता था, पर दोनों की तुलना होना ये तो स्वाभाविक ही था। रात में दोनों एक ही बेड पर सोते थे, पर दोनों में बातचीत ना की बराबर। धीरज से में अनुराधा के प्रति तिरस्कार की भावना और बढ़ने लगी थी। दूसरे दिन धीरज कोर्ट के लिए निकला। गाड़ी से उतरते समय उसने देखा कि एक लड़की पार्किंग ढूंढ रही है। ध्यान से देखने पर उसे याद आया कि वो उसकी कॉलेज की दोस्त सनाया थी। उसने भी उसे देखा। अरे धीरज तुम यहाँ? सनाया तुम यहाँ? हाँ, पिछले ही हफ्ते मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ। और सब बढ़िया? धीरज ने कहा। सब बढ़िया, सनाया बोली। अच्छा सुनो, कुछ काम है ज़रूरी, लंच में मिलते हैं, धीरज ने कहा और दोनों कोर्ट रूम में चले गए। लंच में दोनों मिलते हैं, सनाया बोली। अपनी पत्नी के हाथ का खाना नहीं खिलाओगे? धीरज ने कहा, हाँ ज़रूर। टिफ़िन खोला और खाने की खुशबू पूरे कमरे में आ रही थी। धीरज सनाया को ही देखे जा रहा था। उसने अपने आप को इतना फिट जो रखा था। क्या बात है सनाया, अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती हो। लगता है यह पति बहुत केयर करता है। कुछ भी समझ लो, जब तुम्हें मेरी तरफ देखना था तब तो देखा नहीं, अब क्या फ़ायदा। धीरज समझ गया वो क्या कहना चाहती है। थोड़ी देर वो शांत हो गया। अच्छा छोड़ो, अपने घर कब बुला रहे हो? भाभी कैसी हैं? मैं भी तो देखूं, जिसके लिए तुमने कितनी लड़कियों के दिल तोड़े, वो अब कैसी दिखती है। धीरज हंसा पर कुछ नहीं बोला।
अच्छा बाबा, नहीं आऊँगी मैं घर। बस दोनों ने एक साथ लंच किया और अपने अपने कैबिन में चले गए। आगे के कुछ दिन सनाया को बहुत काम था। नया शहर, नई जगह, सब कुछ सही से करने वो बिजी हो गई। एक दिन उसे धीरज का फ़ोन आता है कि अगर शाम को समय हो तो डिनर आज घर पर साथ में ही करेंगे। शाम को सनाया घर आई। आज वो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट और आकर्षित लग रही थी। उसे अनुराधा से मिलवाने में अजीब महसूस हो रहा था। ये सनाया, हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। दोनों के पहचान कराते समय उसने सनाया के हाव भाव अच्छे से समझ लिए थे। अच्छा, तो इनके लिए तुमने इतनी लड़कियों को ठुकरा दिया, यहाँ तक कि मुझे मना कर दिया? उसने मन ही मन में कहा। वो बड़ी देर तक अनुराधा को देखने लगी। अनुराधा ने सनाया को अंदर आने के लिए कहा। देखा जाए तो दोनों की जीवन शैली में बहुत फर्क था। बोलने का तरीका, उनका व्यक्तित्व जैसे पूर्व पश्चिम, कोई मेल ही नहीं था। इसलिए धीरज और सनाया ही बोले जा रहा था, पर अनुराधा ने इसे भी मन से नहीं लगाया। सभी का खाना हो गया, पर सनाया का सारा ध्यान धीरज और अनुराधा की तरफ ही था। सनाया जैसी ही उठी जाने के लिए धीरज ने कहा, रुको सनाया, रात में अकेली कहाँ जाओगी? मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। दोनों गाड़ी में बैठ तो गए, पर एकदम चुप, कोई बातचीत नहीं। कुछ तो सोचे जा रहे थे दोनों। तभी अचानक धीरज ने कहा, अनु पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो बहुत सुंदर थी। बस इतना ही है कि उसे मेकअप करना, फैशन से रहना, ये सब पसंद नहीं। मैंने उसे बदलने की बहुत कोशिश की, बहुत समझाने की भी कोशिश की, पर वो समझना ही नहीं चाहती। अब समझाना भी बंद कर दिया है और कुछ कहना भी। सनाया बोली, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। अगर समझाने से नहीं मानती तो कुछ करके समझाओ। जब तक इंसान को दिल से तकलीफ नहीं होती, जब तक कुछ खोने का डर नहीं होता, तब तक उस इंसान के अंदर उस चीज़ को पाने का जुनून कैसे आएगा? वो उसे पाने की कोशिश ही नहीं कर रहेगा। धीरज सुन तो रहा था, पर उसे समझ कुछ नहीं आ रहा था। उसने आगे आकर गाड़ी सड़क के एक किनारे खड़ी कर दी। क्या हुआ? सामने देखो जरा। सनाया ने ध्यान से देखा तो आइसक्रीम पार्लर था। तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद थी ना धीरज? तुम्हें आज तक याद है? दोस्तों की हर आदतें हर किसी को याद रहती हैं। दोनों आइसक्रीम खाने पार्लर के अंदर चले गए। बातें करते करते बहुत देर हो गई थी। धीरज घर आया तो अनुराधा बोली, बहुत देर हो गई आने में और फ़ोन भी भूल गए थे। हाँ, आइसक्रीम खाते खाते बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला। आइसक्रीम घर में तो रखी थी ना? धीरज ने अनुराधा की तरफ देखा। आज उसके हाव भाव थोड़े अलग रहे थे। उसकी आवाज़ में आज थोड़ी सी जलन की झलक आ रही थी। सनाया को आइसक्रीम पार्लर में ही खाना अच्छा लगता है, बस इसलिए चले गए और बातों में कब समय चला गया पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं। आज अनुराधा को नींद नहीं आ रही थी और कहाँ रोज़ लेटी नहीं कि सो गई। उसके सवाल भी आज खत्म नहीं हो रहे थे। फिर धीरज ने ही कहा, अनु, रात बहुत हो गई है, सो जाओ, अब सुबह बात करेंगे। रात में धीरज की नींद खुली तो देखा रोज़ गहरी नींद में सो जाने वाली अनु आज करवट पे करवट बदले जा रही थी। धीरज को बड़ी हैरानी हुई। तभी उसे सनाया की बात याद आई, जब तक इंसान की तकलीफ़ नहीं होती, जब तक उसे कुछ खोने का डर नहीं होता, तब तक वो उसे पाने की कोशिश भी नहीं करता। अब धीरज की ऑफिस से आने में थोड़ा समय लगाता था और जब अनु पूछती कि देर कैसे हुई तो कहता, सनाया को शॉपिंग के लिए ले गया था, सनाया को यहाँ गया था और सनाया को वहाँ ले गया था। इस सभी में वो अनुराधा के भाव देखना भूलता नहीं था और अनुराधा अब सनाया के नाम से जल भुन जाती थी। कभी कभी तो वो घर में 12-1 बजे तक आता। छुट्टी के दिन वो घर पर रहता ही नहीं था। शाम को गया तो खाना खाकर ही आता और पूछने पर कहता, सनाया के साथ डिनर पर गया था। अब धीरज बड़ी जल्दी सो जाया करता था और अनी उसकी तरफ पीट करके सिसक सिसक कर रोती थी। पहले कभी नहीं, पर अब उसे ऐसा लगता कि धीरज
बदल गया है और उसे धीरज को खोने का डर लगने लगा, जो उसे आज से पहले कभी नहीं लगा। घर बार, ससुराल वालों की सेवा, घर के काम, बच्चों को देखना, पति का ध्यान रखना, इन सब के आगे भी एक दुनिया है, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। इसके अलावा भी पति को भी हमसे और कुछ भी चाहिए रहता है, ये उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। छुट्टी का दिन था। घर के सारे काम करके निपटाकर अनुराधा आज सनाया के घर पहुंच गई। बेल बजाई, दरवाज़ा खोला और सामने अनुराधा। सनाया उसे देखकर चौंक गई। सनाया ने कहा, अनुराधा तुम अकेली, धीरज नहीं आया? वो कुछ नहीं बोली। अच्छा चलो अंदर आओ। सनाया खाने की तैयारी ही कर रही थी। दोनों सोफा पर बैठ गईं। सनाया पानी का गिलास लाकर अनु को देती है। बोलो अनुराधा, क्या बात है? अनुराधा एकदम चुप। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वो कभी सनाया की तरफ देखती और कभी नीचे। घबराओ मत अनु, बोलो ना, क्या बात है? बहुत हिम्मत करके दबी हुई आवाज़ में अनुराधा बोली, एक बात कहनी थी तुमसे। धीरज बहुत बदल गया है। बोलते बोलते रुक गई। जब से तुम आई हो। सनाया बड़ी जोर से हंसी। अब घर में भी ज़्यादा देर नहीं रुकते, तुम्हारे पास आते हैं। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारी शादी हो गई है सनाया, मुझसे मेरा पति मत छीनो। यह सुनकर सनाया थोड़ी देर के लिए शांत हो गई और बोली, मैं तुमसे तुम्हारा पति नहीं छीन रही हूँ, बल्कि तुमने खुद उसे अपने आप से दूर किया है। मैंने? कैसे? वो तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, तुम्हारे साथ घूमने जाते हैं। अब तो बच्चों पर भी ध्यान नहीं देते, और तो और घर में भी रुकने को तैयार नहीं होते। अनुराधा, एक बात मैं साफ कर देना चाहती हूँ कि हम दोनों एक अच्छे दोस्त से ज़्यादा और कुछ नहीं हैं। माना हम दोनों साथ रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हर समय ही मेरे साथ रहता है। फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ जाता है, ये मुझे के पता नहीं। हाँ, पर क्यों जाता होगा ये मैं समझ सकती हूँ। क्यों जाते हैं? अनुराधा ने पूछा। सनाया ने कहा, अनु पहले कहाँ जाता था कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। अब वो ज़माना है जहाँ अच्छा खाना बनाने के साथ साथ पति के मन में क्या चल रहा है ये भी जानना जरूरी हो गया है। कभी तुमने धीरज के बगल में खड़े होकर उसकी और अपनी तरफ देखा है? धीरज का रहन सहन, उसका व्यक्तित्व कितना अलग है। वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा भी है और दिखने में सुंदर भी, और तुमने कभी अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया। न तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की, न अपनी तरफ, न अपने रहन सहन पर। तुमने ज़िंदगी में अपने आप को थोड़ा भी बदलने की कोशिश नहीं की। ज़माने के साथ चलना भी तो ज़रूरी है ना। क्या धीरज को कभी लगता नहीं होगा कि वो उसके हाई क्लास सर्कल में, जहाँ उसके दोस्तों की बीवियाँ भी बिल्कुल होशियार और ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, उनमें तुम भी उनके साथ खड़ी रहो? अनुराधा, तुम एक अच्छी पत्नी तो बन गई, पर एक अच्छी जीवन साथी नहीं बन पाई। तुम खुद सोचो, कितनी लड़कियों को धीरज ने मना कर दिया था सिर्फ तुम्हारे लिए, और आज वो अनुराधा कहीं खो सी गई है जिससे धीरज पागलों जैसा प्यार करता था। अनुराधा सोचने लगी और याद आया कि कितनी बार यही सब चीज़ों धीरज ने उसे समझाने की कोशिश भी की, पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अनुराधा, चाहे पति हो या पत्नी, हर किसी को यही लगता है कि उसका जीवन साथी ठीक ढंग से रहे, उसके मन मुताबिक रहे, उसके कदम से कदम मिलाकर चले। फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनो। पहले तो तुम या तो योगा क्लास ज्वाइन करो या फिर कोई जिम, थोड़ी डाइटिंग करना शुरू करो। हर काम के लिए बच्चों और धीरज पर डिपेंड मत रहो। टीवी देखो, समाचार देखो, अखबार पढ़ो, जिससे तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। दुनिया में क्या चल रहा है तुम्हें भी पता रहेगा। अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाओ, उससे तुम्हारे व्यक्तित्व बदलेगा और तुम्हारी जीवन शैली भी। अनुराधा ने सनाया का धन्यवाद किया और साथ ही उन दोनों की मुलाकात के बारे में उसे बताने से भी मना किया। अनुराधा ने एक जिम ज्वाइन कर ली। वहाँ उसे एक डाइट प्लान दिया गया और अनुराधा ने सब कुछ नियम से करना शुरू भी कर दिया। धीरज को इन सब के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी। अब वो रोज़ अखबार पढ़ती,
टीवी पर समाचार सुनती, अपने बाहर के काम खुद करती। इन सब बातों से अब उसे खुद भी अपने आप में फ़र्क नज़र आने लगा था। धीरज इन सब बातों पर गौर तो कर रहा था, पर उसे लगा कि ये सब कुछ दिन ही चलेगा, जब तक मैं उसे नज़रअंदाज कर रहा हूँ। बाद में अनु खुद पहले जैसी ही बन जाएगी। पर नहीं, अनुराधा ने सभी नियमों का बहुत ही कड़क तरीके से पालन किया। उसका वजन 18 किलो कम हो गया था। पेट जो बढ़ा हुआ काफ़ी हद तक अंदर हो गया था। चेहरे की चर्बी कम हो गई थी। आंखें जो चर्बी की वजह से छोटी हो गई थी, अब बड़ी दिखने लगी। एक चमक सी आ गई थी चेहरे पर। बच्चों से कंप्यूटर सीखने की जद्दोजहद साफ नज़र आने लगी थी। अनुराधा को फ़ोन पर बात करते समय उसके बदले हुए बोलने के तरीके से धीरज को बड़ी हैरानी होती। फिर वो एक दिन पार्लर में गई और एक अच्छा सा हेयर कट किया जो उसके चेहरे पर सूट हो। पार्लर में जब उसने खुद को देखा तो पहचान ही न पाई कि ये वो ही अनुराधा है। दूसरे दिन उन्हें बाहर जाना था। बच्चे तैयार होकर गाड़ी में बैठ गए। धीरज बाहर से आवाज़ लगा रहा था, पर अनुराधा नहीं आई। जब वो अंदर गया तो सब कुछ बदला सा था। आज उसके सामने पहले वाली अनु नहीं थी। आज तो वो अनु थी जैसी वो चाहता था। अनुराधा ने चूड़ीदार सूट पहना हुआ था, बाल सिर्फ एक क्लेचर से बंधे हुए, कंधे पर एक तरफ ओढ़नी और दूसरी तरफ एक पर्स। कोई भी देखे तो लगे कि किसी हाई प्रोफाइल घर से ताल्लुक़ रखती हो। धीरज आज खुश भी था और आश्चर्यचकित भी। अनु तो ऐसे शर्मा रही थी मानो कल ही शादी हुई हो। धीरज उसके पास गया और बोला, तुम्हें देखकर लग रहा है कि मैं पहले की अनु से मिल रहा हूँ। बहुत सुंदर लग रही हो तुम। बहुत परेशान किया तुमने मुझे धीरज। अनुराधा ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ अनु, मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है। पर पति पत्नी ने प्यार करने के लिए प्यार के माध्यम को, प्यार जताने के तरीके को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। मुझे माफ़ कर दो धीरज, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं, तो बाहर जाना कैंसिल। धीरज अनुराधा को चिढ़ाते हुए बोला। दोनों हंसने लगे और एक दूसरे के गले लग गए। मन ही मन अनुराधा बोली, थैंक यू सनाया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।